नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से पहले तो मैं माफी मांग रहा हूँ। दीपावली के आसपास से ही तबीयत कुछ अधिक खराब हो गई और मैं आज भी आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन इसी बीच में ग्रहण है। लास्ट सूर्य ग्रहण के समय में बात किया था, तो आज फिर बात कर रहा हूँ। चंद्र ग्रहण की बात कर रहा हूँ। 14-15 दिन का फर्क पड़ रहा है। जब इतना क्विक सक्सेशन में जब कोई ग्रहण आता है तो थोड़ा कष्टकर होता है, थोड़ा कष्टकर है। इसलिए बहुत स्वस्थ नहीं होने पर भी मैं हाजिर हूँ। ग्रहण के समय के हिसाब से जो आप लोगों के पास डिटेल होगा, मैं पंचांग के हिसाब से बोल देता हूँ कि ग्रहण जो है वो 2:41 से लेकर के और मोक्ष हो रहा है 6:20। तो ये 3 घंटा और 39 मिनट्स तक का ये ड्यूरेशन है ग्रहण का। और 10 बजे के अंदाज से सूतक लग जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक 8 घंटे पहले लगता है। लेकिन इतना क्विक सक्सेशन में सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बीच में तो बहुत कम समय, 8 दिन इधर और 6-7 दिन उधर, 15 दिन के भीतर ही ये ग्रहण लग रहा है। ये अच्छी सूचना नहीं है। और जैसा मैं बताया हूं कि कोई भी ग्रहण हमेशा 18 वर्ष 11 महीने 7 घंटा 43 मिनट के बाद रिपीट करता है। तो उसी के अनुसार से सारी चीजें लोग देखते हैं। और ये ग्रहण संध्या के आसपास ही ये दिखाई देगा। चंद्रमा निकलेंगे तभी ना चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो जहां चंद्रमा उदित जब होंगे तो वहां पर चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। को खगोलग्रास चंद्र ग्रहण भी बोलते हैं। संपूर्ण चंद्र ग्रहण ये नहीं है। तो मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो क्विक देना चाहता हूँ, लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता। उतना सामर्थ्य भी नहीं है शरीर में। तो हम लोग कुंडली पहले बना लें और लग्न में ग्रहण को दे दें। मेष लग्न में ग्रहण लगा है, इसमें 1 नंबर लिखा है। यहाँ पर चंद्रमा है, यहीं पर राहु है और यहीं पर ग्रहण लगा है। तो ये 1 नंबर में ग्रहण लगा। अब हमको विचार ये करना है कि किस राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ है या अशुभ है। यही देखना है हमको, किस राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ है या अशुभ है। तो पहले तो मेष राशि में ही ग्रहण लग रहा है और उसी में चंद्रमा भी है नेचुरली, उसी में राहु भी है। तो ये चंद्र ग्रहण मेष राशि वालों के लिए थोड़ा कठिन है। और भरणी नक्षत्र में पड़ा है उनके लिए तो और भी कठिन है। जिनका मेष राशि और भरणी नक्षत्र है ये कठिन है, आपके लिए अशुभ है। आपको नवग्रह का पाठ करना ही चाहिए, इष्ट देव के मंत्र का जाप करना ही चाहिए और कुल देवी का भी मंत्र यदि है तो जरूर पढ़ना चाहिए, नहीं तो बारंबार उनको प्रणाम कीजिए।
कहिए त्राहि माम, रक्षा कीजिए भगवान, रक्षा कीजिए कुलदेवी माता, रक्षा कीजिए मेरे इष्ट देव। इस राशि वालों के लिए विशेष बोला। और इसको देखने के लिए, जैसे वृषभ राशि वालों के लिए ये ग्रहण कैसा रहेगा, तो वृषभ राशि से ये ग्रहण कहाँ पर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12वें घर में लगा। तो 12वां घर अशुभ जरूर होता है, खर्चे का घर होता है, ट्रेवल्स के घर होते हैं, और अधिक परेशानी होती है। और भी बोलूं तो थोड़ा कठिन शब्द है, मृत्यु के बाद की स्थिति यहाँ इसमें हम लोग समझ में आती है। तो द्वादश वृषभ राशि वालों के लिए ये अशुभ है। ये ग्रहण वृषभ राशि वालों के लिए भी अशुभ है। विशेष खर्चा, व्यर्थ के ट्रबल आप ना करें, कोशिश करें घर के अंदर में ही रहें, यात्रा ना करें। और 1 नंबर जो है ये इष्ट को बोलते हैं, चाहे आप बराहमिहिर के अनुसार गणित कीजिए या सामान्य। तो पूर्व की यात्रा आपको शोभनीय नहीं है, उचित नहीं है, बहुत ध्यान देनी है, बहुत ध्यान देनी है, बहुत अलर्ट रहना है। जो लोग पूर्व की यात्रा कर रहे होंगे अपने स्थान से, बी वेरी वेरी केयरफुल। अब क्या केयरफुल है? वृषभ राशि है और ये आपके 12th हाउस में पड़ा, तो व्यर्थ के जर्नी तो पहला शब्द हो गया। दूसरा, व्यर्थ के खर्चे, फाइनेंस को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, लेन देन को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं पर बहस ना करें, जैसे बहुत सारे लोग टोल प्लाजा में पैसा देने के लिए उलझ पड़ते हैं और मारपीट कर लेते हैं। जो देय है वो दे दीजिए, बहस मत कीजिए। दुकानदार से भी आपका कुछ देय है, वो मांग रहे हैं आपके पास, उसमें पैसे नहीं, तो हाथ जोड़ करके बोलिए कि सर मैं पैसे घर जाके आपको अकाउंट में जमा कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप चलिए मेरे साथ घर में दे दूंगा। अचानक मैं किसी कारणवश आ गया था तो भी पैसे तो नहीं दे सकता, विनम्रता के साथ, नहीं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर के बड़ी बात हो जाएगी और वो जानबूझ करके ऐसा करेंगे आपको कष्ट देने के लिए, कारण कि मेष राशि में रहोगे। अब एक विशेष बात बोलता हूं मैं, विशेष बात। मेष राशि अपने पाकिस्तान का लगन है, हम लोग का लगन वृषभ है। तो मेष राशि में या पाकिस्तान के लगन में ये ग्रहण लग रहा है, उसी में राहु है, षड्यंत्र है, धोखा है, छल कपट है, और चंद्रमा भी है जो चौथे घर का लॉर्ड होने के कारण सुख शांति, मतलब ये जो चंद्र ग्रहण है पाकिस्तान के लिए बहुत ही अशुभ, बहुत ही अशुभ, अत्यंत अशुभ है। टुकड़े में बंट सकता है, झंझट बड़ा आ सकता है, संभालने के लायक नहीं होगा, दंगे फसाद हो सकते हैं, मृत्यु दर भी बढ़ सकता है। भगवान करे मेरी सारी बात झूठ हो जाए। ग्रहण की भाषा कुछ ऐसी ही है। और पाकिस्तान के तीसरे घर में मंगल है, तीसरे घर में मंगल है। तो मैंने लिखा है
तीसरे घर का मंगल का मतलब होता है पंजाब और हस्तिनापुर। पाकिस्तान की किरकिरी या समस्या पंजाब और दिल्ली के कारण भी हो सकता है। हस्तिनापुर दिल्ली को बोलते हैं। यस, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, वेरी बिग प्रॉब्लम awaiting due to this चंद्र ग्रहण हमारे पड़ोसी देश के लिए। ईश्वर ना करे कुछ ऐसी बात हो। दूसरी बात यह है कि ये ग्रहण 4 घंटे 9 मिनट तक रहेंगे। तो एक ग्रहण का असर 4 महीने 9 दिन तक तो जरूर रहेगा, और इसका प्रभाव तब तक रहेगा 4 महीने 9 दिन तक। बहुत कुछ हो सकता है विश्व में, और भी मैंने कुछ बातें लिखी हैं, समय से बोलूंगा मैं आपको। और भरणी नक्षत्र में लग रहा है, ये शुक्र का नक्षत्र है। भरणी का मतलब होता है कुरुक्षेत्र। भारतवर्ष में ये कुरुक्षेत्र बोलते हैं, और यही मेष इंग्लैंड को बोलते हैं, लेबनान को बोलते हैं, जापान को बोलते हैं, मद्रास को बोलेंगे, डेनमार्क को बोलेंगे, पोलैंड को बोलेंगे। मद्रास इंडिया से दक्षिण में आ रहा है, लेकिन फिर भी भरनी जो है ये मद्रास चेन्नई को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई है। और मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण कैसा है, तो यहां से गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11th हाउस में पड़ रहे हैं। मिथुन राशि से पापक ग्रह भी 11th हाउस में शुभ होते हैं, शुभ ग्रह शुभ होते ही हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण आपको बहुत कष्टदायी नहीं हो सकता है, लेकिन 3 नंबर जो मिथुन राशि है, भारतवर्ष के लिए फाइनेंस सेकंड हाउस पड़ता है 3 नंबर। और भारतवर्ष के कुंडली के हिसाब से 7th हाउस में केतु भी है, जो मंगल इसके अधिष्ठात्र होते हैं 8 नंबर के, और 1 नंबर 12th हाउस में पड़ता है भारतवर्ष की कुंडली के हिसाब से। तो ये परम मार्केस भी हो जाते हैं भारतवर्ष के लिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब मिथुन राशि में पापक ग्रह रहते हैं तो भारतवर्ष के लिए कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत दिनों तक मन को काटती रहती है, कचोटती रहती है। तो मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूं, मेरी आवाज नक्कार खाने में तूती की आवाज कहां तक जाएगी। मैं तो भारतवर्ष के जो भाग्य विधाता हैं, जो कर्णधार हैं, जो सूत्रधार हैं, जो महान हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि इलेक्शन के कारण भावना अतिरेक में बढ़ करके जो सुरक्षा कवच आपको मिली हुई है उसको भंग ना करें, आप भंग ना करें। और दूसरी बात, जो हमारे भाग्य विधाता हैं वो कम से कम 2 घेरे में जरूर रहें। कम से कम 2-3 घेरे में अपने को रख करके ही पब्लिक में आ पाए। इसलिए मैंने कहा मेरी कौन सुनता है, मेरी आवाज कहां पहुंचेगी वहां। कारण कि कुछ घटना भी यदि घट गई तो भारतवर्ष के लिए बड़ा दुखदायी और बहुत दिनों तक याद रहेगा। और पाकिस्तान का नक्षत्र है आद्रा। आद्रा नक्षत्र भारतवर्ष में पंजाब को इंडिकेट करते हैं और पाकिस्तान में भी पंजाब को इंडिकेट करते हैं।
तो दोनों जगह के पंजाब द्वय, भारत और पाकिस्तान के, ये थोड़ा ज्यादा परेशान दिखता है, संकट में दिखता है, स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ है। तो जो लोग सुरक्षा देख रहे हैं, जो भारतवर्ष के विदेश विभाग को संभालते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उनको उनके कान बहुत बड़ी होनी चाहिए, आंखें बहुत बड़ी होनी चाहिए, सब चीज देख सकें। जैसे आसमान में गिद्ध उड़ता है ना, गिद्ध, चील नहीं, गिद्ध, तो धरती पर पड़ा हुआ सुई भी उसको दिखाई देता है, उस गिद्ध को। उसकी आंखें इतनी सर्चिंग होती है और इतने जबरदस्त होते हैं कि बहुत ऊपर, मतलब योजन से भी ऊपर यदि उड़ता रहे गिद्ध, तो उसको जमीन पर एक सुई भी पड़ा हुआ हो तो वो देख पाता है। ईश्वर की सृष्टि का ये लीला है। तो हमारे जो रक्षा तंत्र के ऊपर बॉस, उनके नीचे, उनके नीचे, उनके नीचे, उनके भी नीचे जो लोग हैं, उनकी आंखें गिद्ध की तरह होनी चाहिए, उतनी तीव्र होनी चाहिए। एक सुई भी जमीन पर गिरे तो जो आवाज हो, उतनी आवाज को वो ग्रहण कर सके, इतने चौकन्ने हो। पंचतंत्र में कहा गया है ना, स्वान निद्रा, जैसे कुत्ता सोता है, थोड़ी सी आहट होने से भी खड़ा हो जाता है, जग जाता है। बकोध्यानम, बगुला जैसे तालाब में मछली ध्यान करके खाता है, पकड़ लेता है, उतना ही ध्यान मग्न होकर के आप सुरक्षा कीजिए भारतवर्ष के जो भी हमारे रहनुमा हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, जो लोग भी हैं, जहां भी आपको जरूरत है उतना ही बकोध्यानम, बगुल के ऐसा ध्यान लगाए रखिए कि कहीं कोई कुछ भी नहीं कर पाए, हल्के से आट में भी चौंक जाए आप। काक चेष्टा, कौए के ऐसा चेष्टा करना, कोई चीज खाने का है तो देखिए कौआ कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी ऐसे, कभी उड़ जाएगा, फिर कभी दूर में बैठेगा, फिर नजदीक में आएगा, फिर चेष्टा करेगा, जरा सा हट होगा फिर उड़ जाएगा। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। जागृति, ये पढ़ाई के लिए कहा गया है, पंचतंत्र में ये पढ़ाई के लिए कहा गया है। कैसे पढ़ाई करना चाहिए, बगुले के ऐसा ध्यान देकर के पढ़िए, कौए के ऐसा चेष्टा करते रहिए, समझ में आए या नहीं आए। बहुत सारी चीजें हैं हमारे शास्त्रों में, छोटे मोटे ढंग से लिखे हुए, लेकिन बड़े कीमती। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे यहाँ रहनुमा हैं उनके अपने एस्ट्रोलॉजर नहीं है, सबके एस्ट्रोलॉजर, और सब एस्ट्रोलॉजर को मालूम है कि इनका मार्केस कौन ग्रह है, इनको पिछले जन्म का दंड देने वाले कौन से ग्रह हैं, वर्तमान में स्थिति कैसी है। सिर्फ दशा, अंतरदशा और क्लासिफिकेशन फ्रॉम हाउसेस से नहीं जज कीजिए सर। एक कुंडली देखने का सबसे स्थूल तरीका है, सबसे मोटा तरीका है, नहीं देखी जाती। ये तो कोई पंडित जी, किसी कोई बच्चा जन्म लेता है तो बोलते हैं चलो सतैसा में पड़ा है, ये करा दो वो करा दो, उस तरह की बात होगी। एकदम सूक्ष्म देख के, किसी की एक जान ना जाए, तब समझो मैं ये एस्ट्रोलॉजी है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ है। कर्क राशि वालों के लिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th हाउस में
10th हाउस में पापक ग्रह शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। ग्रहों के क्वालिटी के ऊपर में, ग्रहों का आधिपत्य के हिसाब से, ग्रहों की शुभता अशुभता के हिसाब से दसम भाव को भी माना गया है, उपचय के हिसाब से माना गया है। तो इसमें यहां पर दसम भाव में राहु शुभ है कर्क राशि वालों के लिए, चंद्रमा भी शुभ है, ग्रहण मात्र अशुभ है। ग्रहण को पापक ग्रह मान लीजिए। तो लगभग कर्क राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत अशुभ नहीं जाएगा। थोड़ी सी आपको सुरक्षा करनी होगी अपने अपने सर को, इस सिर में किसी तरह से कोई चोट ना आए, कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई खरोंच ना आए, वगैरह वगैरह। कैसे भी आपको इन्फेक्शन ना होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और राहु को विदेशी तत्व बोलते हैं, फॉरेन एलिमेंट। तो ये समय नहीं है विदेश यात्रा का, इस समय नहीं है हवाई जहाज से यात्रा का। संभालिए अपने को कर्क राशि वाले लोग, ईश्वर को साथ में रखिए, चंद्रमा को साथ में रखिए। चंद्रमा माने माता, चंद्रमा माने मन। काल पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, भगवान विष्णु से चंद्रमा के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है। तो मेंटली डिप्रेशन में ना आए कर्क राशि वाले लोग। छोटी छोटी बात को इतना बड़ा मत बनाइए। बी प्रैक्टिकल एंड डोंट बी एसेंट्रिक। छोटी बात को बड़ी मत बनाइए। चाहे घर में आपस में हस्बैंड वाइफ की बात हो, बाप बेटे की बात हो, माता, कोई भी हो, चाहे गृह कलह हो, चाहे सिद्धांतिक कुछ कलह हो, कुछ भी हो, उसको नेग्लेक्ट कर जाइए। देखिए क्या है, पूर्णिमा को देव दीपावली मनाई जाती है, कार्तिक पूर्णिमा को। अब चूंकि ग्रहण पड़ा है इसलिए एक दिन पहले मनाएंगे। ये इसी बार की परिपाटी हो रही है। दीपावली के दिन हुआ तो एक दिन पहले दीपावली मना लेंगे। किस शास्त्र में लिखा है? अशुभ अशुभ है, दीपावली नहीं मननी चाहिए तो नहीं मननी चाहिए। जब हम लोग कोविड के लिए बहुत सारा चीज छोड़ सकते हैं तो शास्त्रीय चीज को भी शास्त्रीय ढंग से छोड़ सकते हैं। किस किस पुस्तक में, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यदि ग्रहण लग जाए तो एक दिन पहले उस पर्व को मना लीजिए? यही तो होगा ना। एक जज साहब भी किसी को सजा देते हैं तो बोलते हैं धारा 420 के अंदर में आपने छल कपट प्रपंच करके इस व्यक्ति को हानि पहुंचाई है, इसलिए आपको 6 महीने का जेल दे रहा हूं। वो भी धारा उल्लेख करते हैं। तो ये पर्व को पहले मनाने के या बाद में मनाने के लिए किस ग्रंथ में, ऋषियों के ग्रंथ में कहाँ कहा गया है कि एक दिन पहले मना लीजिए या बाद में मना लीजिए? दोस्तों ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी देना मेरा फर्ज है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब। सिंह राशि वालों के लिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th हाउस में राहु चंद्रमा और ग्रहण लग रहे हैं। 9th हाउस में पापक ग्रह शुभ नहीं होते। 9th हाउस में पापक ग्रह शुभ नहीं होते। पांचवें घर में भी शुभ नहीं होते। और जब 9th हाउस में राहु आ जाए, 5th हाउस में राहु आ जाए लग्न से,
तो समझिए ये एक कोर्ट केस का भी ये बात आ जाता है, या बंधन योग के हिसाब से फंक्शन करने लगता है। यू कैन बी अरेस्टेड, तो बंधन वाली बात हो जाती है। तो बहुत सारा जगह लिखा हुआ है सिंह राशि वालों के लिए 9th हाउस में है तो ये शुभ है, लेकिन चूंकि राहु पापक ग्रह है, ग्रहण भी पापक ग्रह है, मान लीजिए उसको पाप इफेक्ट देगा, तो चंद्रमा भी शुभ रिजल्ट नहीं देगा। तो सिंह राशि वाले लोग थोड़ा सावधान रहेंगे। आपकी मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। आपको कोई आदमी जकड़ सकता है, आप यदि कुछ बड़ी गलती कर चुके हैं तो आप जेल जा सकते हैं। बंधन योग है बना हुआ, सावधान रहिए। मेरा कर्तव्य है बोलना, समझना आपका काम है। थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है तो बस वैसे ही समझ लीजिएगा, कारण कि गिरूं नहीं उस डर से मैं थोड़ा संभल करके मूवमेंट कर रहा हूँ। कन्या राशि वालों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कन्या राशि वालों के लिए ये अष्टम भाव में पड़ गया, ग्रहण अष्टम भाव में पड़ गया, राहु अष्टम भाव में पड़ गए, चंद्रमा अष्टम भाव में पड़ गए। तो कन्या राशि वालों के लिए हालत तो दयनीय है। जो लोग वृद्ध हैं हमारे जैसा, सावधान रहिए। कुछ भी ऐसा ना करें जिसके कारण आपके आयु में बाधा पड़े। आपके आयु में बाधा पड़े ऐसा कुछ भी ना करें। ध्यान दीजिए, भोजन पवित्र होना है, इन्फेक्शन वाला नहीं होना है, जहरीला नहीं होना है, शराब नहीं होने हैं, बहुत सारी चीजें नहीं होने हैं, नहीं तो बिना कल्पना के भी मृत्यु सामने में खड़ी हो सकती है, और ये ग्रहण के कारण है। भारतवर्ष का एक लग्न कन्या भी माना गया है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, तो इसको भी कभी कभी मकर को भी माना गया है। तो कन्या राशि वाले थोड़ा सा सावधान रहेंगे। मृत्यु के घर में चंद्रमा है और राहु है। चंद्रमा राहु जब मिलते हैं तो डिप्रेशन की स्थिति बनती ही है, डिप्रेशन की स्थिति बनती है। किसी भी कारण मन भारी लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, सोचने में नेगेटिव थॉट्स अधिक आ जाएंगे, और ग्रहण है जो विस्फोट करा सकता है। जगह कहाँ है? पाकिस्तान। वहां ये सारी चीजें बहुत होंगी। गलत नीति, छल कपट, प्रपंच, धोखा, डिप्रेशन, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा करके भावना में अतिरिक्त, जहां कुछ नहीं है वहां भी झंझट क्रिएट करने लगेंगे लोग, ऐसी स्थिति आ सकती है। 7 तुला राशि में शुक्र सूरज के करीब आकर के जले हुए हैं, बुध भी जले हुए हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र ही हैं जो जले हुए हैं, साथ में एक केतु भी है जो ए प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ए प्लैनेट ऑफ इंजुरी, ए प्लैनेट ऑफ ऑपरेशन। तो उस दिन कोई ऑपरेशन नहीं कराएं तुला राशि वाले लोग, सावधान रहें। आपके लिए अशुभ समय है। मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा शरीर हानि से लेकर के सारी चीजें संभव हैं। जिनको थोड़ी भी मूत्राशय में कष्ट है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, उनके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मैं भी उसी में इंक्लूडेड हूँ। तो जो वृद्ध हैं सावधान रहिए, गिरिए मत, चोट मत लगाइए। जिनका क्रिएटिनिन खराब है, जिनका ऐसी स्थिति है,
एक दिन पहले डॉक्टर से 7 तारीख को ही मिल करके उनसे बातचीत कर लीजिए। यदि कुछ तकलीफ है ऑलरेडी तो तुरंत डॉक्टर से मिल करके बातचीत करके कुछ मेडिसिन वगैरह ले लीजिए। डोंट वेट फॉर इट। 8 तारीख के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। तो तुला राशि वालों के लिए उतना ही संकट है जितना मेष राशि वालों के लिए। मैं तो कहूंगा मेष राशि वालों से अधिक तुला राशि वालों को ही कष्ट है। तो तुला राशि को कश्मीर बोलते हैं, मारवाड़ बोलते हैं, उत्तरी चीन बोलते हैं, बर्मा बोलते हैं, जापान भी बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं, अफ्रीका कुछ से बोलते हैं, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया। जिन जगहों का मैंने नाम लिया वो जगह भी परेशान रहेंगे, वहां भी कुछ उथल पुथल होती रहेगी। ईश्वर ना करें ये सब हो। मैं बहुत डरा हुआ हूं। इतने बेपरवाह मर्यादा विहीन लोग हैं। अरे आप 100 को मारोगे तो आप भी तो मरोगे, तो क्यों अपनी जान देने जा रहे हो 100 आदमी की जान लेकर के? 1945 नहीं है ये। उस समय भी वर्ल्ड वॉर 2 एंड होकर गया था। तो तुला राशि बहुत गड़बड़ पोजीशन में है। और मेष राशि में चेन्नई है। ये मेष राशि जहां में ग्रहण लगा है, चेन्नई है, जर्मनी है, पोलैंड है, सीरिया है, अगेन जापान आ जाते हैं, हॉलैंड है। तो ये सब देश भी खतरे में पड़ा हुआ है। ये जो ग्रहण आया है ना, ये बहुत उथल पुथल कर सकता है, बहुत उथल पुथल कर सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर सबको सन्मति दीजिए, कुछ ना हो, शांत रहें सभी, कोई शांत रहे, डरे सब, मृत्यु से डरे लोग। कुछ ऐसा करो भगवान कि या तो इनके जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, युद्ध के जो भी सामग्री हैं, सब ठप पड़ जाएं। कि मैं चाहता हूं एक गाड़ी का चक्का तक न हिले जिससे युद्ध होने की संभावना है, जिससे मृत्यु होने की संभावना है, वो सारी की सारी चीजें पूरे विश्व में ठप हो जाए, एक गाड़ी हिले तक नहीं। या ऐसे सारे लोग जो युद्ध की इच्छा रखते हों, वो सारे के सारे लोग पैरालाइज्ड हो जाए, न बोली निकले न शरीर काम करें। मृत्यु ना भी हो तो वो लोग ऐसे हो जाएं जो इनर्ट हो जाए, कुछ ना कर सकें, किसी का भी अहित ना कर सकें। क्या कहूं, इतना लगता है भय। और उस पर भी 2 ग्रहण और इतने सन्निकट हो गए। और मेष राशि में भी लगे, पिछले तुला राशि में लगा था, जो तुला राशि अभी भी संकट में पड़ा हुआ है। और अभी सूरज ग्रहण का जो इफेक्ट है जितने दिनों तक होने का है, अभी भी वो भी बाकी है। और इसी बीच में चंद्र ग्रहण का भी समय मिल गया। कहने का मतलब ये मेष राशि में राहु है और चंद्रमा है और गुरु 12 नंबर में है, तो ये 1 नंबर की राशि 12 नंबर को हिट कर रही है। 12 नंबर होता है नॉर्थ ईस्ट का इलाका। अब नॉर्थ ईस्ट भारतवर्ष के नक्शे और विश्व के नक्शे पर देख लीजिए। नॉर्थ ईस्ट ये भी झंझट में पड़ा हुआ है। तो लगता है ऐसा है कि पूरे विश्व में कुछ कुचक्र हो रहा है। सिर्फ एक गुरु है, गुरु 12 नंबर में है, तो
1 2 3 4 5 ग्रहण के चौथे घर सुख के घर में गुरु की दृष्टि, 7वें घर से कन्या राशि पर दृष्टि। कन्या राशि जिसके अष्टम भाव में राहु चंद्रमा और ग्रहण लगे हुए हैं, तो गुरु की जो दृष्टि है थोड़ी बहुत इसको भगवान मदद कर रहे हैं, लेकिन तुला राशि फिर भी खाली पड़ गया। और यहां से 9 नंबर पर भी दृष्टि पड़ेगी, 8 नंबर पर वृश्चिक राशि में भी, तो वृश्चिक राशि को भी भगवान बचा रहे हैं। अब देखिए, मैं ये जो बोल रहा हूं इसको अभी आधा समझिए। जब नक्षत्र सिद्धांत से वो राशि और उसी के कुछ नक्षत्र बुरे हो तभी आप बुरा समझिए अपने को कि बुरा प्रभाव पड़ेगा, नहीं तो नहीं। आधा। वृश्चिक राशि वालों के लिए मेष राशि 1 2 3 4 5 6। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मेष राशि जिसमें ग्रहण लगा हुआ है वो छठा पड़ता है। 3 6 11 में पापक ग्रह शुभ होते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है। इधर से यदि समझते हैं तो चंद्रमा से अष्टम पड़ जाता है, कष्ट होना चाहिए, लेकिन हमको ग्रहण को देखना है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहण कैसा है। तो वृश्चिक राशि वालों से 1 2 3 4 5 6 पड़ता है तो ये शुभ है। वृश्चिक राशि वाले लोग भगवान को धन्यवाद दीजिए। वर्शिप योर गॉड, वर्शिप योर इष्ट देव। इष्ट देव की पूजा कीजिए, ग्रहों की पूजा कीजिए, नवग्रह का पाठ कीजिए और कुल देवी, तो आपका जो फल अच्छा है वो दुगुना तिगुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया समय है वृश्चिक राशि वाले। और मिथुन राशि वाले, धनु राशि, धनु राशि के लिए 1 2 3 4 5 5th हाउस में आएगा। मैं पहले बोल चुका हूं, 5th हाउस में राहु अच्छे नहीं, ग्रहण अच्छे नहीं, चंद्रमा भी बुरे हो जाते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है, बुरा भी नहीं है। और यदि धनु राशि वालों के अंदर में जो नक्षत्र पड़ते हैं वो नक्षत्र में शुभ है तो आपको डरने की बात नहीं। मैं अभी बताऊंगा इसके बाद नक्षत्र सिद्धांत। मकर राशि 1 2 3 4 चौथे घर में आ गया। आपके सुख की हानि, मकर राशि वाले, सुख की हानि है। आपकी माता जी को कष्ट हो सकता है। बहुत अच्छे नहीं है, बहुत सारे जगह अच्छा लिखा हुआ है, अच्छे नहीं होंगे। मकर राशि से चौथे घर में पापक ग्रह हो गए राहु, ग्रहण 2 और चंद्रमा दूषित हो गए राहु के कारण। तो मकर राशि वाले भी थोड़ा सावधान रहें। क्या सावधान रहें? घर के अंदर में कोई कलह ना हो, घर के लिए कोई कलह नहीं हो, माता से कुछ पंगा मत लीजिए, उनको नाराज मत कीजिए। छोटे भाइयों से, मंगल है ना यहाँ पर, 1 नंबर है मंगल, तो छोटे भाइयों से भी युद्ध ना करें, कुछ भी ऐसा ना करें। विजातीय लोगों से, जो दूसरे जात के लोग हैं, उनसे भी झंझट ना करें। मकर राशि वाले तो ठीक, लेकिन 3 चीज करना है, नवग्रह का पाठ करना, इष्ट देव का पाठ करना, कुल देवी का ध्यान करना। कुंभ राशि वालों के लिए 1 2 3, मैंने कहा तीसरे में पापक ग्रह शुभ होते हैं, 3 6 11 में। तो कुंभ राशि आपका समय बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, ट्राई कर लीजिए। और मीन राशि वालों के लिए 2nd हाउस में राहु और चंद्रमा ग्रहण है,
तो आपके लिए धन हानि का योग है। आपके बोली से विस्फोट हो सकता है, बम वर्षा हो सकती है। बोलिए मत। मैं पूरे विश्व के लोगों को, बड़े बड़े लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बोली ना बोलें व्यर्थ के। अब जैसे सुनक जी प्रधानमंत्री हुए तो वो, इट इज ए पब्लिक ओपिनियन। अब आज से 100 साल, 500 पहले, 1000 साल पहले क्या हुआ था नहीं हुआ था वो कहानी हो गई, वो काल के गर्त में समा गई है। अब ऐसी भाषा का उपयोग ना करें कि लोगों को लगे, ब्रिटेन के लोगों को ये चोट लगे। ऐसी भाषा की प्रयोग क्यों? जो सत्य हो तो सबके सामने सत्य है, बोलने का क्या जरूरत है? एक सामने में गधा खड़ा है तो गधा है, बोलने की क्या जरूरत है? तो भाषा की मर्यादा रखिए। और शब्द ऐसे कभी नहीं मुंह से निकलने चाहिए कि दूसरे को कष्ट पहुंचे। वो शब्द नहीं है, वो तीर है, वाण है, वो किसी को छाती में छेद करेगा। तो शब्द वाण नहीं होने चाहिए, शब्द महान होने चाहिए। भगवान के गुणगाथा के लिए शब्द का निर्माण हुआ है। भगवान शंकर के डमरू से जो ध्वनि निकली वो हमारे नाभि में आई, और नाभि से यही शब्द निकल करके कंठ में आई। फिर दांत, तालु, जीभ, ओठ मिल करके शब्द बने, और उसी से मंत्र बनते हैं। तो भगवान शंकर के डमरू के ध्वनि से जो निकला है वही तो बोली है, तो इसको क्यों गंदा करना? तो भगवान शंकर के डमरू के वाइब्रेशन है, शब्द हैं। क्यों नहीं समझते हैं इन सब चीजों को? क्यों व्यर्थ की भाषा बोलते हो? नहीं कीजिए ऐसे शब्दों का उपयोग। इससे आपकी महानता नहीं हो रही है सर, आपकी महानता घट रही है। तो हमने ये थोड़ा डिटेल दिया आपको। और आप देखिए, चीन का मकर राशि है और मकर लग्न है, और 4 नंबर का मंगल है 7th हाउस में। तो मकर को तो हमने कहा कि बहुत शुभ नहीं है, तो चीन के लिए भी एक ग्रहण शुभ नहीं पड़ेगा। जो बाइडेन का भी लग्न है एक मेष और चंद्रमा है, तो मेष राशि में ही तो लगा है, तो जो बाइडेन के लिए भी बहुत शुभ नहीं रहेगा। पाक का मिथुन राशि है, 3 नंबर में चंद्रमा है, और 3 नंबर में अभी मंगल है। तो सेकंड हाउस ऑफ द पाकिस्तान इज बैडली डैमेज। अर्थव्यवस्था बिल्कुल छितर बितर के हो जाएगी। जो भी आप समझ लीजिए, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं सर। फाइनेंस इज रैपिडली गोइंग टू जीरो 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 जीरो। अब आप लाख दूसरे राष्ट्र को सताइए, धोखा दीजिए, छल कपट प्रपंच कुछ भी कीजिए, कुछ तो सावधानी बरतिए, कुछ तो याद कीजिए भगवान को, कुछ तो याद कीजिए मालिक को। देश को बचाइए, नागरिकों को बचाइए। मैं भारतवर्ष के लिए भी बोल रहा हूं, और हमारे जो पहले स्वतंत्र हुए उनके लिए भी बोल रहा हूं। ग्रहण ठीक नहीं है, ये ग्रहण ठीक नहीं है, चंद्र ग्रहण ये ठीक नहीं है। तो 4 महीना 9 दिन तक इसका इफेक्ट रहेगा। और हर वो आदमी जिसके लिए मैंने कहा है कि समय ठीक नहीं है, राशि के हिसाब से थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। देखिए, सूरज ग्रहण का जो बैड इफेक्ट है वो, और साथ में चंद्र ग्रहण का भी बैड इफेक्ट, दोनों कंबाइंड हो गया है सर। सूरज ग्रहण के भी 4 महीने हैं, मैं बता चुका हूं पहले, और चंद्र ग्रहण के भी 4 महीने 9 दिन है।
इसमें जो कंबाइंड पीरियड हो गया है सर, ये तो कुछ घटना घट गई तो भूले ना भुलाएगा। हम लोग लेट अस प्रे टू गॉड, लेट अस प्रे टू गॉड। हम लोग भगवान को ध्यान करें, भगवान को ध्यान करें, मालिक को ध्यान करें, प्रभु को ध्यान करें। सब सुखी रहें, सब शांति से रहें, सबके अंदर में सद्भावना हो, सभी लोग संयत में रहें, सभी लोग एक दूसरे से स्नेह प्रेम श्रद्धा करें। और जो लोग परेशान हो गए हैं, उकता गए हैं, सेल्फ प्रेस्टीज में लेकर के पूरे संसार को डुबाना चाहते हैं, भगवान उनको भी सन्मति दीजिए। आज मैं यही समाप्त करूंगा। नक्षत्र सिद्धांत दूसरे दिन बोलूंगा, एनर्जी नहीं रह गई, दिन ठीक नहीं है, शरीर हमारा साथ नहीं है। कुछ तो वो फूड पॉइजनिंग भी हुई, शरीर में अलग से भी कष्ट हुआ, फीवर भी हो गया, तो मैं नहीं आ सका। बहुत लोगों को जिनकी कुंडली एनालिसिस की जानी थी वो भी हमने नहीं किया। रिक्वेस्ट है कुछ लोगों से, थोड़ा धीरज रखिए, पूरा करूंगा मैं। और जिनका 3 महीना से ऊपर हो गया है मेरे पास पैसा दिए हुए, तो कृपया हमको लिखा दें, मैं नोट डाउन करना चाहता हूं, ताकि आपकी कुंडलियों को मैं पहले डिस्पोजल कर दूं। आज यहीं तक, कल फिर यदि आया तो मैं नक्षत्र सिद्धांत से बताऊंगा कि ये ग्रहण कैसा रहेगा। इसे शुभ।